तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ देखने वाले हैं। आज का ये सेशन लगभग सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में हमने एसएससी, रेलवे और अन्य परीक्षाओं में विगत वर्षों में लगातार पूछे जा रहे प्रश्नों को लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और प्रश्नों को रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ठोस में। देखिए इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं। ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं। यही कारण है कि ध्वनि जो है ठोस में सबसे तेज ट्रेवल करती है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग कौन से उपकरण में किया जाता है। तो ये रॉकेट में किया जाता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। 3 नियम में जो लास्ट नियम है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। जब रॉकेट से गैस बाहर निकलती है तो विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। इस वजह से रॉकेट जो है ऊपर की ओर गति करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है। चलिए हम यहाँ पे ओम के नियम को भी समझ लेते हैं। देखिए ओम का नियम कहता है कि प्रतिरोध वोल्टेज और करंट के अनुपात के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि ओम होगा। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान स्थिर रहे तो किस स्थिति में वस्तु का भार शून्य होगा। तो ऐसा तो केवल अंतरिक्ष में हो सकता है, क्योंकि वस्तु का जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर करता है, और अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है, यानी होता ही नहीं है। तो इसलिए जो है वस्तु वहाँ पर भारहीन महसूस होती है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, सुपर कंडक्टर किस तापमान पर कार्य करता है। तो ये जो है अत्यधिक निम्न तापमान पर कार्य करता है। सुपर कंडक्टिविटी वह अवस्था होती है जब किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और यह गुण कब दिखाई पड़ता है, जब -200 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसके द्वारा सबसे पहले मापा गया था। यानी कि किसने गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे पहले मापा था, उसका नाम पूछ रहा है। तो ये कैंडविच थे, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का प्रवाह मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो ये तापमान के अंतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा जो है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होती है। इसके 3 प्रमुख माध्यम हैं, जिसको हम लोग चालन, संवहन और विकिरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो ये 0 होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुयान का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखिए जब द्रव या गैस की गति बढ़ती है तो उसका दाब घट जाता है। वायुयान के पंखों के ऊपर और नीचे के दाब में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए वहाँ पे लिफ्टिंग फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से वायुयान उड़ पाता है। अगला प्रश्न है, द्रव में सतह तनाव किसके कारण होता है। तो यह कोहेसिव बल के कारण होता है। कोहेसिव बल क्या है। कोहेसिव बल वह बल है जो समान प्रकार के कणों को एक साथ बांध देता है। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर बहुत छोटे छोटे कीड़े तैरते रहते हैं। ये किसके कारण है। तो ये सतह तनाव के ही कारण है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर किस प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो ये ऊष्मा स्थानांतरण के ऊपर कार्य करता है। होता यह है कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए वाष्प संपीड़न प्रणाली यानी कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है और बाहर की वायु को वाष्पन विधि के द्वारा अंदर शीतलता प्रदान करने के लिए यूज करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो ये चलायमान आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। देखिए जब कोई आवेश गतिशील होता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखना चाहें तो रेडियो तरंगे, एक्सरे और माइक्रोवेव इसी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि परमाणु में नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो इसमें 2 कण पाए जाते हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन होता है यह धनावेशित है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मुक्त पतन के दौरान वस्तु का त्वरण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
देखिए मुक्त पतन के दौरान केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पृथ्वी पर यह त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? तो यह परावर्तन के ऊपर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी परमाणु संलयन। देखिए परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य के अंदर, जिसके कारण सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य के जो है केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयन करते हैं और हीलियम में बदलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, जो हमें प्रकाश और गर्मी के रूप में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1/6। देखिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का 1/6 है। यही कारण है कि वहाँ किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार से 6 गुना कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि रॉकेट जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। जब रॉकेट पीछे गैसें छोड़ता है तो उसके विपरीत फोर्स लगता है, जिस वजह से रॉकेट आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता किसके कारण होती है? तो ये परमाणु नाभिक के अस्थिर होने के कारण होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये परमाणु विखंडन के ऊपर आधारित है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? यानी अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं या स्थिर तरंगें होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। देखिए ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, जिसमें कणों का दोलन तरंगों की दिशा में होता है। इसका उदाहरण अगर हम समझना चाहें तो ध्वनि जो है हवा में संचरण करती है, ये इसका बेस्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। इसका कारण भी आप समझ लीजिए कि टंगस्टन का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, जो इसे उच्च तापमान पर कार्य करने के लिए उपयुक्त बनाता है। इसी कारण बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेज़र का पूरा नाम क्या है? तो इसको लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत परमाणु विखंडन है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का विखंडन किया जाता है। यह ऊर्जा के उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको आइंस्टीन ने दिया था, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत धारा से चुंबकीय गुण प्राप्त करने वाला पदार्थ। देखिए जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत का उपयोग विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर आदि में किया जाता है। ये इसके उदाहरण हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रेट का प्रभाव किसने समझाया? तो इसको आइंस्टीन ने समझाया था। देखिए फोटो इलेक्ट्रेट प्रभाव में जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो वह इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकता है। आइंस्टीन ने इसको सिद्ध किया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा कणों के रूप में होता है, और इसी प्रभाव को समझाने के कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फिजिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बड़ी गहराई से समझा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।